हमारे लिए ये कितनी विडंबना की बात है। एक तरफ तो हम अपने पाठ्यक्रम में अपने छात्रों को पढ़ाते हैं आर्य लोग बाहर से आए, और जब वो बात खड़गे जैसे नेता संसद में उठाते हैं तब हमें याद आता है कि ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और षड्यंत्रपूर्ण कथन है। वास्तव में पाश्चात्य लोगों ने और विशेष रूप से अंग्रेजों ने इस देश को पराधीन बनाने के लिए जिन उपायों का सहारा लिया था उनमें से एक उपाय है ये मानना कि आर्य लोग भारत में बाहर से आए। यह नितांत काल्पनिक बल्कि कपोल कल्पित एक सिद्धांत है और जिसको उन्होंने अपने यहाँ के विद्वानों के द्वारा प्रतिपादित करवा के प्रचारित और प्रसारित किया और हम भी उसको मानने लगे। वास्तव में ये इस देश के विभाजन का और इसके टुकड़े करने का एक षड्यंत्र है। उसी का एक उपाय है जिसे हम आर्य बाहर से भारत में आए ये मानते हैं। ये बात इसलिए गलत है कि यदि कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसका इतिहास उसके साथ आता है। आप कहते हैं कि पूरी जाति उठ करके यहाँ आई और यहाँ उसने यहाँ के रहने वालों पर आक्रमण किया और उनको पराजित किया। पहला प्रश्न ये है कि वो कहाँ से आई, क्या वहाँ उनके अवशेष हैं, उनका इतिहास वहाँ है, उनकी भाषा है, उनकी संस्कृति है। वो आए तो सारे के सारे एक दिन में आकर भारत तो नहीं बसे, आकाश मार्ग से तो नहीं आए। वो आए होंगे जिन मार्गों से होकर, क्या उन मार्गों में उनके अवशेष, उनकी संपत्ति, उनकी साधन, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति के अवशेष मिलते हैं? गलत है, मिथ्या है। ये कहना कि यहाँ आकर उन्होंने आक्रमण किया, तो एक बड़ा प्रश्न उठता है कि आपकी दृष्टि में आर्य विजयी जाति है जिसने यहाँ आक्रमण करके इस देश पर अधिकार किया। तो आप कल्पना कीजिए कि जिसने विजय प्राप्त की हो उसके विजय के चिन्ह न मिले, इतिहास में उस घटना का वर्णन न मिले, लोक कथाओं में, दंत कथाओं में उसकी चर्चा न हो, कहीं कोई खनन में उसके अवशेष न मिले, कोई स्तंभ, कोई स्मारक, कोई काव्य, कोई इतिहास हमारे यहाँ न बना हो, सिक्के न चलाए गए हों, या कोई और महत्वपूर्ण घटना जो इतिहास में घटित हुई वो लिखी न गई हो। ये नितांत कल्पना है, क्योंकि हमारे पूरे इतिहास में आर्यों के बाहर से आने का किसी तरह का उल्लेख नहीं है। हाँ, यहाँ जितनी घटनाएं घटी हैं, और ऋषि दयानंद इसमें पहले प्रवक्ता हुए हैं जिन्होंने कहा कि आदि सृष्टि में जब मनुष्य की उत्पत्ति तिब्बत में हुई तो सबसे पहले मनुष्य इस देश में भारतवर्ष में आया और यहाँ उन्होंने इसका नाम आर्यावर्त और बाद में भारतवर्ष रखा। इससे पहले इसका कोई नाम नहीं था और यहाँ रहने वाले भी आर्यों के अतिरिक्त कोई नहीं थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो लोग ये मानते हैं कि यहाँ द्रविड़ और आर्य और अनार्य दो नस्ल हैं, गलत है, क्योंकि आर्य गुणवाचक शब्द है। हमारे यहाँ कोई भी आर्य बन सकता था, कोई आर्य से अनार्य बन सकता था, तो उसमें विभाजन कैसे हो सकता है? फिर जिनको आप अनार्य कहते हो आप उनको अलग सिद्ध करने की कोशिश करते हो, किंतु आपके प्रयत्नों से पहले और आज तक उनके देवी देवता, उनके संस्कार, उनकी दिनचर्या, उनकी परंपराएं, उनके पर्व, उनकी घटनाएं, उनका इतिहास, उनके महापुरुष, उनका भूगोल, उनका इतिहास हमसे तो कहीं भी अलग नहीं है, आर्यों से किसी भी तरह से अलग नहीं है। इतना ही क्यों, उनके गोत्र, उनके पारिवारिक संबंध, उनके जो एक दूसरे से व्यवहार, एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे की मान्यताएं बिल्कुल एक जैसी हैं, वो दो हैं ही नहीं। ऐसी स्थिति में ये कहना कि आर्य लोग बाहर से आए, ये एक षड्यंत्र का ही हिस्सा है। इसके साथ वैज्ञानिकों ने भी इस बात को प्रतिपादित किया और बताया कि आर्य लोग बाहर से नहीं आए हैं। आर्य गुणवाचक शब्द है और वो यहाँ जिन्होंने अपनी संस्कृति
और सभ्यता को विकसित किया, पल्लवित, पुष्पित किया, फलित किया, वो यहीं के निवासी थे। यहाँ की ऐतिहासिक परंपरा यदि आप देखें, यहाँ के इतिहास की जो इतिहास की परंपरा है उसको आप देखें। आप कल्पना कीजिए कि वेद यहाँ पर हैं, वेद के बाद उपवेद हैं, शाखाएं हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, मनुस्मृति हैं, कालिदास हैं। ये एक बहुत लंबी परंपरा है जिसमें धर्म ग्रंथों से लेकर के इतिहास, काव्य, महाकाव्यों तक की चर्चा है। तो क्या आप यहाँ अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ कोई दूसरी जाति रही है और वो आर्यों से भिन्न है, वो आर्यों का विरोधी है? ऐसा नहीं है। इतना ही नहीं, ऋषि दयानंद ने एक अद्भुत तर्क दिया इस काम के लिए। हम बहुत सारी इतिहास की जो सामग्री है उसको ये मानकर चलते हैं कि इससे कोई चीज़ सिद्ध होती है। हमारे शिलालेख, हमारे ताम्रलेख, हमारे पुस्तकीय लेख, ये भी कम होते हैं। सबसे अधिक होता है हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे व्यक्तिगत जीवन से की परंपरा में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो निरंतरता से चलती हैं, परंपरा से चलती हैं, और उनमें एक महत्वपूर्ण तथ्य और एक महत्वपूर्ण प्रमाण है हमारा संकल्प पाठ। हमारे संकल्प पाठ के लिए जब हम इसका विवेचन करते हैं, और कोई तरीका हमारे पास प्रकार ऐसा नहीं है जो हमारी चीज़ को पुरातन से पुरातन को बिल्कुल यथावत बता सके, लेकिन आर्यों ने एक ऐसी चीज़ को विकसित किया जो संकल्प के रूप में हमारे इतिहास को, हमारे भूगोल को, हमारी कालगणना को, हमारे पूरे संदर्भ संस्कृति को एक से दूसरे तक प्रवाहित करती हुई चली आ रही है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है, कोई कहे कि आर्यावर्त कहाँ है, कोई कहे ब्रह्मावर्त कहाँ है, कोई कहे भारतवर्ष कहाँ है, कोई कहे उत्तर में है, कोई कहे दक्षिण में है, कोई कहे पश्चिम में है। इसका बहुत सरल और बहुत सहज समाधान हमारे पास इस संकल्प के द्वारा मिलता है। जब एक बार कहा गया कि ये हिस्सा आर्यावर्त नहीं है, ये दक्षिण आर्यावर्त नहीं है, ये तो द्रविड़ों का है, ये तो असुरों का है, ये तो अनार्यों का है, तब वहाँ एक बात समझने की है कि ये जो संकल्प का पाठ है ये रामेश्वरम तक, ऊपर हिमालय से लेकर के और पश्चिम से पूर्व तक पूरे भारतवर्ष में इसका पाठ किया जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में जब कोई शुभ काम करता है, कोई समारोह करता है, कोई यज्ञ हवन करता है, तो उस समय ये एक संकल्प का पाठ करता है। और वो संकल्प जब पढ़ता है तो पूरी कालगणना के साथ पढ़ता है कि इस सृष्टि को बने हुए कितना समय हो गया, इसके कितने कल्प बीत गए, इसके कितने युग बीत गए, कितने इसके संवत्सर बीत गए, अब कौन सा समय चल रहा है, और भूगोल की जो परिस्थिति है वो हम कहाँ बैठे हैं, हिमालय के किस दिशा में हैं, हिमालय के दक्षिण में हैं, और किससे हम उत्तर में हैं, किसके हम पश्चिम में हैं, और हमारा स्थान क्या है। तो इसमें एक शब्द आता है आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भरतखंडे, अर्थात हम जो काम कर रहे हैं वो आर्यावर्त में कर रहे हैं, आर्यावर्त में भरतखंड जिसका नाम है उसमें कर रहे हैं, ये इसका बड़ा भाग जम्बू द्वीप कहलाता है, हम उसमें बैठे हैं। इतनी प्रामाणिक जानकारी हमारे पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक गांव और घर में आज भी सुरक्षित है, और इस के द्वारा हम अपने देश को यदि आर्यावर्त कहते हैं तो आर्यों के रहने का जो स्थान है वही तो आर्यावर्त कहलाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि हम बाहर से आए हैं, तो एक कल्पना कीजिए कि यहाँ रहने वालों ने यहाँ अपने देश के प्रति कौन सी वो भावनाएं हैं जो अनार्यों ने विकसित की हैं। इसके विपरीत आप देख सकते हैं, राम लंका में जाते हैं, लेकिन लंका में रहने के प्रश्न पर उनका उत्तर होता है लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जन्मभूमि कौन सी है। यदि राम आर्य हैं और उनकी जन्मभूमि अयोध्या है, भारतवर्ष है, आर्यावर्त है, ऐसी स्थिति में ये कल्पना करना कि आर्य लोग बाहर से आए हैं, ये बहुत ही उपहास और हास्य की बात है। इसके अतिरिक्त यदि आप पूरे शास्त्रों का अवगाहन करें, पुराणों को देखें, ब्राह्मण ग्रंथों को देखें, स्मृतियों को देखें, साहित्य को देखें,
तो अपने देश की प्रशंसा में जो वाक्य हमारे यहाँ मिलते हैं वो एक देश का निवासी कर सकता है, बाहर से आने वाला व्यक्ति नहीं। अंग्रेजों ने इस देश की प्रशंसा नहीं की, यहाँ दूसरे आक्रमणकारी आए, उन्होंने इस देश को अपना देश नहीं बताया, उन्होंने इसकी अपनी भूमि नहीं बताई, यहाँ से उसको मातृभूमि की तरफ उसका लगाव, उसके प्रति आकर्षण, उसके प्रति अपना ममत्व स्नेह प्रकर्षित नहीं किया। देखिए एक सुंदर पंक्ति जो इस भारतवर्ष के लोगों के हृदय में इस भारतवर्ष के प्रति, इस आर्यावर्त के प्रति क्या भाव रहते हैं, यदि उसको हम जानें तो हमें पता लगेगा कि यहाँ के मूल निवासी कोई और नहीं हैं, केवल आर्य हैं और यह देश उनका आर्यावर्त है। पंक्ति है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। इसका अभिप्राय है कि ये जो भारतवर्ष देश है ये इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि गायन्ति देवा किल गीतकानि, देवता लोग भी इसकी प्रशंसा में गीत गाते हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि, क्यों गाते हैं? धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, वो लोग कितने धन्य भाग हैं जिनका जन्म इस भारत की भूमि में हुआ है। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, क्यों हुआ है? स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। अर्थात यहाँ जन्म लेने वाला एक सामान्य आदमी, एक सामान्य जन, वो यहाँ स्वर्ग के रहने वाले देवताओं से महत्वपूर्ण है, वो सौभाग्यशाली है, वो सबसे सुख और समृद्धि का अधिकारी है। इतनी सुंदर कल्पना कोई विदेशी किसी देश में करे ये संभव नहीं है। इसलिए ये प्रश्न उठाना कि आर्य बाहर से आए हैं और अनार्यों को यहाँ उन्होंने खदेड़ा है और यहाँ कोई दूसरी जाति रहती थी, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। आज हमें इस बात की आवश्यकता है। हम इस बात को क्यों मान रहे हैं? हम इस बात को केवल इसलिए मान रहे हैं कि हम अपने साहित्य, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को परिचित कराने वाले जो संदर्भ हैं उनसे अपने को दूर किए हुए हैं और उनको दूर करने के कारण हमारे मन में दूसरों के द्वारा जो दिए गए भाव हैं वो घर कर जाते हैं। यदि आप इस बात को अच्छी तरह से अनुभव करें तो सबसे बड़ी बात है कि जब कोई व्यक्ति किसी घटना से जुड़ा हुआ होता है तो उसके द्वारा बोला गया, उसके द्वारा लिखा गया, उसके द्वारा बताया गया जो भी कथन है, सामग्री है, लेखन है, उसके अंदर उसकी चर्चा, उसका उल्लेख प्रकार से, प्रकारांतर से, सीधे से, परोक्ष से अवश्य होता है। किंतु पूरे भारतीय साहित्य में, पूरे भारतीय इतिहास में यह नहीं मिलता। हाँ, इतना जरूर मिलता है कि त्रिविष्टप से जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले जो लोग यहाँ आए वो भारत में आए और उन्होंने इस देश का नाम आर्यावर्त रखा, उन्होंने इस देश का नाम ब्रह्मावर्त रखा, उन्होंने इस देश का नाम भारतवर्ष रखा। हाँ, इसके साथ हमारे समझने की बात यह है, जब सृष्टि की उत्पत्ति तिब्बत से हुई और भारत में लोग आए तो लोग भारत से बाहर गए हैं। भारत के में आकर उन्होंने भारत में स्थान नहीं बनाया, यहाँ लाकर शासन नहीं किया, बल्कि भारतीय परिवार के लोग विस्तृत होकर के दूसरे देशों में गए। इसके प्रमाण हमारे पास हैं। आज आप जिंदावस्था देख सकते हैं, दूसरे धार्मिक ग्रंथ देख सकते हैं, और तो और बाइबिल और कुरान में ऐसे संदर्भ आपको मिल जाएंगे जिसमें भारत से बाहर जाने की कल्पना है। आपका भारोपीय भाषा परिवार, भाषा वैज्ञानिक जो संदर्भ हैं आप उनको देखिए। भारत और यूरोप की भाषाएं मिलती हैं, जर्मन की भाषा संस्कृत भाषा से मिलती है। तो ये सारा अध्ययन ये बता रहा है कि हम भारत से बाहर की ओर गए हैं, बाहर से आकर हमने भारत को पर आक्रमण किया है, ये नहीं है। भारत उसका मूल है, समस्त संस्कृतियों का मूल है, समस्त साहित्य संदर्भ दार्शनाओं का मूल है और यहाँ से संसार में संस्कृति का विकास हुआ है, विस्तार हुआ है। इसलिए हमारे चिन्ह विश्व में सब जगह मिलते हैं और हम बाहर से आए इसका कोई चिन्ह नहीं मिलता। यही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। ओम।